नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी, सुभाषिनी अली, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एडवा की। सुभाषिनी जी, मुहामुही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। सुभाषिनी अली भारतीय राजनीति की सुहासिनी और सुमधुर भाषिणी नेताओं में गिनी जाती हैं। इस वक्त सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की सदस्य और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन यानी एडवा की उपाध्यक्ष हैं। 1991 में कानपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं। मशहूर फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली की पत्नी और फिल्म निर्माता शाद अली की मां हैं। परिवार की इसी पृष्ठभूमि का असर है कि राजनीति के अलावा थोड़ा बहुत दखल फिल्मों में भी रखती हैं। फिल्म उमराव जान में रेखा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया तो फिल्म अशोका में मां का रोल किया। जाहिर है सुभाषिनी अली से बात करने के लिए बहुत सारे मसले हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सियासत और संभावनाओं पर तो बात होगी ही, उनसे जानेंगे कि सीपीआई और सीपीएम में महत्वपूर्ण मसलों पर गहरे मतभेद क्यों दिखाई देते हैं। साथ ही थर्ड फ्रंट सिर्फ एक शिगुफा है या जमीन पर भी उतरेगा। दिल्ली गैंगरेप ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा है। एक प्रमुख राष्ट्रीय महिला संगठन की अगुवा होने के नाते उनसे पूछेंगे कि आखिर महिलाओं की मुश्किलों का हल क्या है। उनकी माताजी कैप्टन लक्ष्मी सहगल से जुड़ी यादें भी ताजा करेंगे। जानेंगे कि किन परिस्थितियों में आजाद हिंद फौज में गई और बाद में नेताजी के फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़ने की बजाय सीपीएम से जुड़ गईं। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति के चुनाव में कूद गईं। और फिल्म उमराव जान के कॉस्ट्यूम की चर्चा किए बिना चूंकि उनसे बातचीत पूरी नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ी सी बातचीत फिल्मों की भी। देखते हैं अगले 1 घंटे में कितना कुछ निकल कर आता है सामने। सुभाषिनी जी, आप एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी। और महिलाओं से जुड़े मुद्दे इन दिनों काफी सुर्खियों में है। खास करके दिल्ली में भी एक बहुत ही बर्बर जघन्य गैंगरेप की घटना हुई है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए वो कौन से 3 कदम उठाए जाने की जरूरत है इस मुल्क में, जिनसे महिलाओं के हालात बेहतर होंगे? पहली चीज तो ये है कि जो समाज के अंदर भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए अभियान चलना चाहिए और इस बात को बिल्कुल अब एक तरह से तरजीह नहीं मिलनी चाहिए कि जो कुछ महिलाओं के साथ होता उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। दूसरा, जो आज हमारे समाज को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी ताकत है वो है बाजार। वो जिस तरह से महिला को एक उपभोक्ता की वस्तु बना करके और महिला असमानता का फायदा उठा करके खासतौर से शादी के मौके पर खर्च को बढ़ा रहा है और लगातार उनका अवमूल्यन कर रहा है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। तीसरी चीज, जो हमारी पुलिसिंग है, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, इनमें भी सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुलिस की संख्या भी बढ़नी चाहिए और उनके ऊपर इस बात की मतलब सख्ती होनी चाहिए कि इस तरह के मामलों में वो जल्द कार्रवाई करें, जल्द गिरफ्तारी करें, जल्द चार्जशीट लगाएं, जल्द मामले को कोर्ट के सामने लाएं और फिर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। 2-3 महीने के अंदर अपराधियों को सजा सुना दी जानी चाहिए और हमारे मौजूदा कानून में सजा है। रेप के लिए 10 साल तक है, लोग 7 साल की ही देते हैं। सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की है सजा। बच्चों के साथ रेप के लिए आजीवन कारावास है। कोई नहीं रोक रहा है, कोई तरमीम करने की जरूरत नहीं। इस तरह की सजाएं सुनाई जानी चाहिए और जल्दी, तभी जाकर के एक तो जो शिकार होते हैं उनके अंदर हिम्मत होगी लड़ने की। तो सुभाषिनी जी, कहीं से आप ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान के मौजूदा कानून में इतने इंतजाम हैं कि इस जैसी घटना से या महिलाओं पर होने वाले अपराधों से निपटा जा सके, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तरीके से। मतलब यहाँ तक कि जो काले शीशे वाली गाड़ियां उनके हम वो
उनको हम नहीं प्रोसिक्यूट कर पा रहे। ये जो मालिक है बस का, इसको भी तो प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। इसने कैसे आदमी को ड्राइवर रखा, और वो भी बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए, जो आदतन पियक्कड़ था, जिसको मेंटल कहते थे कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता है। मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तो ये हमको सिर्फ ये फांसी दो के उसके पीछे नहीं जाना है। ये जो तमाम चीजें आज नहीं हो रही जो हो सकती हैं मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत, इनको करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए कि ये सुनिश्चित हो। तो जो संसद से लेकर सड़क तक जो फांसी दो का नारा लग रहा है, बलात्कारियों को फांसी दो, आप मानती हैं कि अभी फांसी जैसी व्यवस्था की जरूरत नहीं? हम ये कह रहे हैं कि फांसी दो या न दो, पहले पकड़ो, प्रोसिक्यूट करो, कन्विक्शन तक उनको पहुंचाओ, जल्दी करो, सजा लंबी सुनाओ। तो सिर्फ चिल्ला के कि फांसी दो, किसी को दूसरे दिन फांसी थोड़ी ना होने जा रही है। कन्विक्शन रेट ही हमारा इतना कम है, उसको लोगों को देखना चाहिए। अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता, ये देखना चाहिए। जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है अपराधियों को बचाने के लिए, इस पर ज्यादा निगाह लोगों की होनी चाहिए। आज हमारे 2 सांसद हैं जिन पर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, हमारे 6 विधायक हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। ये जो 6 और 2 8 लोग हैं, इनमें कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, आरजेडी, इन पार्टियों के। हम कहते हैं हमारी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसी भी चार्जशीटेड व्यक्ति को हम चुनाव में खड़ा नहीं करेंगे। चार्जशीटेड व्यक्ति को क्यों नहीं हर पार्टी से ये कहा जाता कि आप भी एक ऐसा ऐलान करें और आप भी इस तरह की घोषणा करें? क्यों हम इन लोगों को जो है पूरा मौका देते हैं इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाने का? इसका क्या मैसेज जाता है समाज के अंदर? आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हैं सुभाषिनी जी। अभी मैं आपको बिहार की का उदाहरण देता हूं। यहाँ पर एक पटना गैंगरेप हुआ था 6 महीने पहले, बहुत उसको हमारे ही चैनल ने उसका खुलासा उजागर किया था और हम ही लोगों ने उसकी लड़ाई भी लड़ी थी बिहार की महिलाओं के साथ मिलकर। उस मामले में बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस जो है लगातार तमाम आवाजों के बावजूद 2 हफ्ते तक उसको दबाए रखा उन्होंने। और अभी भी मुझे आशंका है, चूंकि हम लोगों के पास सबूत नहीं थे, अभी भी मुझे आशंका है कि 2 लोगों को उन लोगों ने बख्श दिया। अरे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक 12 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। बहुत गरीब लड़की थी और ये बात कई साल पुरानी होगी, अब वो 18-19 साल की हो गई है। और उनमें से जो एक लड़का था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके एक बड़े नेता का भतीजा था, उसको बालिग से नाबालिग बना दिया गया, जुवेनाइल होम में भेज दिया गया। आज तक वो मामला चल रहा है। वो लड़की 50 बार से ज्यादा बयान दे चुकी है। अब वो लड़की अपने आप को अपराधी समझती है और अपराधी बिल्कुल छुट्टा सांड जैसे घूम रहे हैं। तो जब तक इन चीजों का इंतजाम नहीं होता है, तब तक ये सिर्फ फांसी दो करके हम लोग अपने आप को संतुष्ट करेंगे, लेकिन न्याय प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा ही हुआ था सीतामढ़ी में, एक लड़की एसपी के चक्कर काट कर जो है अंत में उसने सुसाइड कर लिया। कई सुसाइड्स हुए हैं रेप विक्टिम्स के, कई, क्योंकि न्याय उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है। तो आपको क्या लगता है, रेपिस्ट बड़ा गुनहगार है या रेपिस्टों को बचाने वाली व्यवस्था में बैठे लोग? दोनों ही। लेकिन मुश्किल ये है कि जो उनको बचा रहे हैं उनके खिलाफ सबूत जल्दी नहीं इकट्ठा होते हैं। लेकिन ऐसी तो व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सजा सुनाई। ज्यादा बड़ा गुनहगार कौन है, रेपिस्ट या रेपिस्टों को बचाने वाले? मैं तो कहती हूँ दोनों ही बहुत बड़े गुनहगार हैं। और जो इनको मदद देने वाले लोग हैं वो हो सकता है 10 और रेपिस्टों को भी मदद करें, तो अब तो वो फिर और भी ज्यादा बड़े गुनाहगार बन जाते हैं। तो ये जो हमारी सियासत में, हमारी सत्ता में, हमारी व्यवस्था में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है? अब हम तो सख्ती ही कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसके लिए बहुत हिम्मत जुटाने की जरूरत है। अभी आयरलैंड में हमारी एक महिला मरी और वो अपना कानून बदलने जा रहे हैं, और अगर किसी महिला की जान खतरे में हो तो अबॉर्शन को परमिट करने जा रहे हैं। जो शासक पार्टी है उसके आधे से ज्यादा लोग इस कानून के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी वहां के शासक पार्टी के नेताओं ने व्हिप जारी किया कि आपको इसके पक्ष में वोट करना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं इस तरह की हिम्मत हमारे देश के अंदर भी हमारे बड़े नेता जुटाएं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, आप महिलाओं का संगठन चलाती हैं, राष्ट्रव्यापी संगठन चलाती हैं, महिलाओं को खुद उन्हीं के सवालों पर कैसे लामबंद करेंगी आप? देखिए, जहां तक कोशिश करते हैं, जहां तक प्रयास कर सकते करते हैं। आप देख रहे हैं हर जगह महिलाएं बैठी हुई हैं, सड़कों पर बैठी हैं, धरना दे रही, प्रदर्शन कर रही, चिल्ला रही हैं, और ये बहुत अच्छा है जो ये कर रही हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक इतनी बड़ी ताकत सामने आनी चाहिए जो राजनीतिक दलों पर प्रभाव डाल करके उनमें कोई परिवर्तन लाए, और कोई तरीका है नहीं किसी जनतंत्र में। बढ़ते विमेन ट्रैफिकिंग पर क्या कहेंगी आप? अब ये भी दर्शाता है एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ अपराधियों को संरक्षण। क्या वुमेन ट्रैफिकिंग को मुल्क के रसूखदार लोगों का समर्थन प्राप्त है? बिल्कुल है। क्या इस तरह की ट्रैफिकिंग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, आप ये मानती हैं? कई लोगों को मिला होगा, नहीं तो यही हो सकता है। और इन दिनों बिहार में शराबबंदी का मुद्दा भी बहुत गर्म है। क्या आपको लगता है कि इस मुल्क में शराबबंदी होनी चाहिए? देखिए, शराबबंदी के पक्ष में अधिकतर महिलाएं हैं जी, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि शराबबंदी बहुत से वजूहात से सफल हो नहीं पाती है, और उससे जो एक खुला व्यापार है वो एक भूमिगत व्यापार बन जाता है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं। मेरा सोल्यूशन, मेरा ये कहना है कि ये जो अंधाधुंध ठेकों को रिहायशी बस्तियों में, स्कूलों के पास हर जगह खोलने की अनुमति दी जाती, इस पे रोक लगनी चाहिए। और बहुत सीमित स्थानों पर ही ठेके खुलने चाहिए, और बहुत सख्ती होनी चाहिए कि नाबालिग लोगों को, ये दूसरे देशों में होता है जहां पर पीने का ज्यादा मतलब परंपरा भी है, वहां भी ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी के अंदर भी आपने ठेका खोल दिया, लड़कियों के स्कूल के सामने भी ठेका खोल दिया है, तो ये जो अंधाधुंध ठेकों का प्रोलिफरेशन है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि पूर्ण शराबबंदी भले न हो, लेकिन इसको सीमित करिए, कंट्रोल करिए। जी, ठीक है। और पीने वालों को बिल्कुल गाड़ी न चलाने दीजिए, उनको प्रोसिक्यूट कीजिए, उनका लाइसेंस खत्म करिए। ओके, अगर आपके हाथ में देश की सत्ता दे दी जाए तो आप देश की महिलाओं के लिए कौन से 3 कदम उठाएंगे, एक वाक्य में? मैं सबसे पहले कोशिश ये करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से निर्देश दिए हैं कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, और उसमें उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर क्या क्या इंतजाम होना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए। तो मैं इसको प्राथमिकता बनाती कि हर थाने में पहला सवाल जब चेकिंग होती तो ये पूछा जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनमें आपने क्या किया और वो केस कहाँ तक पहुंचे हैं। इसकी प्रायोरिटी हमारे देश में होनी चाहिए, क्योंकि ये आधी हमारी आबादी है। ठीक है, पहला ये आपने बताया सार्वजनिक स्थलों पर महिला की सुरक्षा और पुलिस थाने जवाबदेह बने। दूसरा, अगर मेरे हाथ में सत्ता है तो मैं किसी को ये कहने की इजाजत नहीं दूंगी, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, कि महिला के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए वो खुद स्वयं जिम्मेदार है। और तीसरी बात, ये जो मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन की बात है, मैं इसको खत्म करूंगी। और जो महिला विरोधी अभियान चलते हैं प्रेस के माध्यम से, बाजार जो इस्तेमाल करता है महिलाओं का अवमूल्यन करने के लिए और महिलाओं को उपभोक्ता का वस्तु बनाने के लिए, इस पर निश्चित रूप से लगाम में लगा। तो विज्ञापनों वगैरह में जिस तरह से महिलाओं को दिखाया जाता है वो गलत है? नहीं, वो मैं सब नहीं कहती सब गलत है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल छूट है कि आप जहां चाहें जिस वक्त चाहें कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस पर तो निश्चित रूप से रोक लगी। सुभाषिनी जी, जिस तरह से अभी गुजरात में नरेंद्र मोदी को जबरदस्त कामयाबी मिली लगातार तीसरे बार, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सचमुच जो है भारत का प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पर जा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री की कोई बनने की कोई शर्त है 3 बार मुख्यमंत्री बनना जी। क्योंकि हमारे लालू जी भी 3 बार बन चुके हैं, तब तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना था कि इतना डंका पिट रहा था। हमारे कांग्रेस ज्योति बसु भी बने, अब आप कह सकते हैं मौका तो उनको मिला, लेकिन कोई डंका नहीं पिटा कि अब तीसरी बार जीतने के बाद इनकी दावेदारी बहुत मजबूत हो गई है। ये क्यों हो रहा है? बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारा विचारधारात्मक बातें भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई दम है क्योंकि वो तीसरी बार जीत गए तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। क्योंकि उनका जो अपना मोर्चा है, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, उनका जो अपना मोर्चा है उसमें भी कुछ बहुत वजनदार कद्दार नेता हैं जो उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस रूप में। तो हम क्यों कह दें कि हाँ इससे उनकी दावेदारी बहुत मजबूत हो रही है? मजबूत नहीं हो रही है आपके हिसाब से, लेकिन ठीक है, दंगों को 10 साल हो गए, जनता भी लगातार उनको बहुमत दिए जा रही है, तो अब क्या आप लोग उनको दंगों के लिए माफ कर देंगे? हम कौन है माफ करने वाले और ना माफ करने वाले? हम क्यों माफ कर लें? उन्होंने तो माफी आज तक मांगी नहीं, तो हम क्यों अपनी तरफ से माफ कर लें? और अगर आप गुजरात जाएंगे और देखेंगे
तो आज भी दो तरह की नागरिकता है वहाँ के लोगों की। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, हमको तो मंजूर नहीं है। आपको मंजूर नहीं है। क्या गुजरात और पश्चिम बंगाल में देखिए मैं एक समानता देख रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में भी लगातार 3 दशक तक एक गैर कांग्रेसी सरकार रही, भले आपके नेतृत्व में रही, और गुजरात में भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार 5 टर्म से जो है एक गैर कांग्रेसी सरकार है। तो दोनों राज्यों में क्या समानता आपको नजर आती है? इस समानता की बात नहीं है, ऐसा है कि एक चुनावी गणित भी होता है जी, और ये गणित अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे अगर त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है चुनाव में तो उसके एक तरह के नतीजे निकलते हैं। अगर उसके 2 कोण एक हो जाते हैं तो तीसरा कोण कमजोर पड़ जाता है, जैसे हमारे साथ हुआ। जी, जी। और यहाँ पर गुजरात में मुझे लगता है कि जिस तरह का रोल एक विपक्ष की पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी को अदा करना चाहिए था, वो उसने अदा नहीं किया है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में आपका इतना पुराना किला ध्वस्त हो गया, क्या आप लोगों ने वामपंथ का रास्ता छोड़ दिया इसलिए? नहीं, ऐसा है, किला ध्वस्त नहीं हुआ है। वहां पर अगर आज भी आपके जो हमारे तमाम लोग चुनाव जीते हैं वो सब 36% वोट लेकर के जीतते हैं, हम वोटों का 42% लेकर के हारे, तो ये ध्वस्त होना नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि 34 साल लगातार सरकार में राज करने से 2-3 बात होते हैं। एक तो मतलब बहुत सारी उम्मीदें लोगों की होती हैं जिनको कोई भी राज्य सरकार पूरी नहीं कर सकता। हम लोगों से उम्मीदें दूसरों से कहीं ज्यादा भी होती हैं, तो ये तो एक समस्या है। फिर दूसरी बात है कि सत्ता में रहने से एक अहंकार भी लोगों के, कुछ लोगों के व्यवहार में आ जाता है, और अगर कम्युनिस्टों से ये गलती होती है तो उसको फिर जनता माफ करने को तैयार है। बुद्धदेव भट्टाचार्य अहंकारी हो गए। नहीं, बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं, जो हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं दूसरे स्तरों के, लेकिन जो व्यवहार लोग एक पूंजीवादी पार्टी के नेता से स्वीकार कर लेंगे वो हम लोगों से कतई 1 मिनट के लिए भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका हमें हमेशा बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक होता भी है भाई, 34 साल बहुत लंबा समय होता है। जो बच्चा पैदा हुआ 40 साल का है, उसने कोई दूसरी सरकार कभी नहीं देखी, उनको लगा होगा कि भाई हम लोग को भी थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, मुंह का जायका बदलना चाहिए, तो वो भी करके देख लिया। जायका उन्होंने बदला। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं से ममता बनर्जी आप लोगों से ज्यादा वामपंथी दिखी? आप लोग जिन सवालों पर मुखर हुआ करते थे आपने छोड़ दिया उसको, और ममता ने झटक लिया। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। आज भी जो बात हो रही है भूमि अधिग्रहण की, जी, तो आज जो कानून आने वाला है, अगर आता है, तो उसमें जो मांग की जा रही है, जब तक 80% लोग किसी अधिग्रहण के पक्ष में न हो तब तक वो अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अब सिंगूर में हमने तब भी कहा था कि करीब करीब 90% लोग जो प्रभावित होने जा रहे हैं वो पक्ष में थे। और आज जो ममता जी के मंत्री थे, जो वहाँ के विधायक हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, टीएमसी के हैं, एक मास्टर हैं, जनता उनको मानती है, पुराने गांधीवादी हैं, अब उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार वगैरह के खिलाफ आवाज उठाई। और उन्होंने अब ये माना है कि मैं आज कह रहा हूं कि केवल 100 एकड़ है जो उन लोगों का है जो नहीं देना चाहते थे, ये 400 एकड़ की फिगर गलत है। तो अगर 990 एकड़ में जो हम कह रहे थे वही बात साबित हुई है कि 80% से ज्यादा लोग इसके पक्ष में थे। लेकिन अब उसको एक मुद्दा बनाया गया और उस मुद्दे को बनाने में ममता जी के साथ वो तमाम ताकतें हो गईं जो वामपंथी सरकार को वहां से हटाना चाहती थी। उसमें राइट के भी लोग थे, अल्ट्रा लेफ्ट के भी लोग थे, तो हम उनको लेफ्टिस्ट तो मानते नहीं ममता जी को। और ये पूरा जो एक गठबंधन हुआ बहुत प्रबल था, उसके पीछे मीडिया की भी एक बड़ी ताकत थी और वो सब हो गया। लेकिन हम ये नहीं मानते कि हमने वामपंथ का रास्ता छोड़ दिया और वो वामपंथी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप नहीं मानती? ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रही हैं आप? नहीं, वो तो खुद उनके लोग लगा रहे हैं, हमको लगाने की क्या जरूरत है? आपको लगाने की जरूरत खुद कह रहे हैं दलाली हो रही है, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, तो हमको ये सब नहीं, तो खुद सारी बातें अब सामने आ रही हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि डिक्टेटरशिप चला रही है ममता बनर्जी। तो खैर वो तो कहने की बात नहीं, वो तो खुद ही आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। नहीं, ठीक है, तो मतलब आप लोगों के भीतर एक उम्मीद तो जगी होगी। क्या आप लोगों को इतना भरोसा
पैदा हुआ है कि अगली दफा हम जो है वापसी कर पाएंगे पश्चिम बंगाल में? देखिए, अब वो वापसी होती है नहीं होती है, लेकिन हमको जिस बात की चिंता है कि वहां पर जो एक हिंसा की राजनीति भड़की है और अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो हमको इस बात का डर है, इस बात का अंदेशा है कि बहुत बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है कि कई जगहों पर लोगों को नामांकन भी भरने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पंचायत का चुनाव है उसको तो राज्य की इलेक्शन कमीशन की देखरेख में होता है। नहीं, आपकी आशंका ठीक है अपनी जगह पर, आपने अच्छा मुद्दा छेड़ दिया। मैं अभी रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि पिछले 1 साल में सीपीएम और तृणमूल की आपसी लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए। नहीं, तो उसमें सैकड़ों लोग हमारे मारे गए हैं। अच्छा, हम ये नहीं चाहते कि हम मुकाबला करें कि उनके कम है हमारे, लेकिन हमारे कहीं ज्यादा हैं। तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है जिसमें खूनी संघर्ष की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये तो देखिए, जब आप विरोध को, डिसेंट को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, जब हर बात, अगर बच्चा अस्पताल में मर जाए तो ये कहा जाता है ये सीपीआईएम की साजिश है, कि अगर ये दृष्टिकोण होगा और बर्दाश्त की बिल्कुल क्षमता नहीं होगी तो फिर अंत में इसकी परिणति इसी में होती है, हमलों में। और अब हम ही नहीं हमले के शिकार हो रहे हैं, अब तो कांग्रेस के लोगों पर भी हमले हो रहे हैं और उनके अंदर जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनके साथ भी मारपीट हो रही है। ठीक है सुभाषिनी जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल के अलावा और भी 27 राज्य हैं, वहां पर भी कई विरोधी दल एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तो विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक संघर्ष नहीं होता। ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों होता है इस तरह से? अब पश्चिम बंगाल में क्यों होता है और दूसरे राज्यों में नहीं होता है, तो उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया जो किसी ने आज तक नहीं किया है, और वो है कि जमीन का बंटवारा बहुत बड़े पैमाने पर किया। और जो आज भी हमारे समाज में निहित स्वार्थ हैं वो बहुत आसानी से अपने वर्चस्व को नहीं छोड़ते हैं, और ज्यादातर संघर्ष इसी बात को लेकर के है। और जब से ये सरकार आई है तो बहुत बड़ी कोशिश हो रही है कि जो लाभार्थी थे भूमि सुधार के, जिनको जमीनें मिली, उनको उनके फसलों को काटने से दूर रखा जा रहा है और उनके वो पट्टे भी खारिज करके उनकी जमीनों को एक बार फिर जो पुराने तथाकथित मालिक हैं उनको भी लौटाने की बात चली, जो कि बहुत कम मीडिया में आया है, बहुत ही कम। और इसका एक हिस्सा है कि जो गैर टीएमसी की पंचायतें हैं उन पंचायतों पर और उनके जो चुने हुए सदस्य हैं उन पर भी जबरदस्त हमला है, उनको फंड देना खत्म हुआ है। और ये सारी बातें जो हमारे देश की पंचायत राज मिनिस्ट्री है, सारी बातें उनके सामने है, उन्होंने इस पर लिखा भी है सरकार को, ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि चूंकि वहां पर एक बहुत बड़ा हस्तांतरण हुआ है साधनों का, भले वहां बहुत गरीबी है लेकिन फिर भी वहां जो जमीन की मिल्कियत है वो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है, वहां सबसे कम लैंड का कंसंट्रेशन है। अब वो बड़े जोतदार, बड़े जमींदार वहां नहीं है। तो ये जो एक बहुत बड़ी वहां बहुत बड़ा कदम उठाया गया, इसमें रिट्रीट करने की जो कोशिश है, इससे भी ये टकराव पैदा होते हैं। इस वजह से हो रहा है टकराव, ये बहुत बड़ा कारण है। ये टकराव आपको थमता हुआ अभी हाल फिलहाल में दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो देखिए थम इसलिए कम हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि जो इतना बड़ा समर्थन उन्होंने इकट्ठा किया था उसमें कुछ कमी आई है, इसीलिए हम लोगों के ऊपर हमले भी कम हो रहे हैं। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीजें बैक बर्नर पे हैं। अभी तो पूरा दार्जिलिंग का मुद्दा भी बैक बर्नर पे है। अब वो कब फिर कौन सा रूप लेगा हम कह नहीं सकते हैं। इस पंचायत के चुनाव में अब किस तरह से रूलिंग पार्टी पेश आएगी हम कह नहीं सकते। और क्या हुआ, चूंकि ये सवाल पूछना आपसे इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसी पार्टी की हैं। आपकी पार्टी के सामने इतना बड़ा मौका था ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का। सीपीआई के एबी वर्धन साहब ने कहा कि हम लोग चाहते थे उनको प्रधानमंत्री बनाना, सीपीएम ही बैक ट्रैक हो गई। नहीं, हम नहीं चाहते थे, हमारी पार्टी का मेजोरिटी नहीं चाहता था। हम तो किसी सरकार में मंत्री भी नहीं जाते बनते हैं। हम सरकारों का समर्थन जरूर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कुछ नीतियों पर हम अपना प्रभाव बनाएं, जैसे कि जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी जिसमें
इंद्रजीत गुप्ता जी होम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, 2004 में भी नहीं शामिल हुए। उसके पीछे दो बातें हैं। एक तो नैतिकता का सवाल है कि हमारे कार्यक्रम पर न सरकार बन रही है न जनमत प्राप्त हुआ है। इसी तरह से जो उस समय 1996 में ये बात आई थी, तो जनमत इस बात के लिए नहीं था कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री बने। ठीक बात। वो तो चूंकि एक संकट, अंदरूनी संकट, जनमत देवगौड़ा और गुजराल के लिए भी नहीं था। हाँ, मतलब एक जनमत था एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी, जी, कई पार्टियों के गठबंधन का, लेकिन उसमें हमारे लिए कोई जनमत नहीं था और हमारे जो एमपीज थे उनकी इतनी बड़ी ताकत भी नहीं थी। तो हम लोग समझते थे कि ये नैतिक नहीं होगा कि चूंकि इसके अंदर एक संकट पैदा हो गया, इसलिए हम अपना फायदा उठा करके हमारे कॉमरेड प्रधानमंत्री बन जाए। ठीक है। तो लेकिन बाद में तो आपके नेताओं ने उसको ऐतिहासिक भूल बताया ना? वो केवल कांग्रेस ज्योति बसु ने ही कहा, बाकी अच्छा। हमारी सेंट्रल कमेटी का बहुमत उसके खिलाफ था। और इसके बाद एक स्पेशल हमारी कांग्रेस हुई थी कलकत्ते में, जिसपे पूरे कांग्रेस में इसी इशू पर वोट हुआ था और उस कांग्रेस का भी बहुमत इस बात तो था कि उनको नहीं बनना चाहिए। तो कॉमरेड ज्योति बसु को ये मलाल रह गया था कि मलाल नहीं, उनको लगा कि ऐसा होने से हो सकता है लेफ्ट को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता। उनका कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। क्योंकि वो कभी भी अपने कोई ज्यादा फायदे के लिए न मंत्री बनना चाहते थे, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री। ये सारी चीजें उनके लिए बहुत छोटी थी। तो आपकी पार्टी आज भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देने को ऐतिहासिक भूल नहीं मानती? नहीं, ऐसा हमारी पार्टी ने कभी भी नहीं स्वीकार किया कि ऐतिहासिक भूल। तो ऐतिहासिक भूल नहीं मानती, छोटी मोटी भूल भी नहीं मानती? नहीं, भूल ही नहीं मानती है। भूल ही नहीं मानती। हाँ, इसका हमारी बहुत बड़ी मेजोरिटी इस पक्ष में है और थी कि वो सही फैसला था। ठीक है। और अभी एबी वर्धन से हमारी बात हुई। एबी वर्धन ने कहा कि इस बार ऐसे हालात बन रहे हैं देश में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार बन सकती है, थर्ड फ्रंट की सरकार फिर से बन सकती है, क्योंकि ना यूपीए को मेजोरिटी आएगी ना एनडीए को मेजोरिटी आएगी। तब मैंने उनसे पूछा था कि अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनती है, लेफ्ट फ्रंट उसका लीडर होता है और आपके सामने फिर से ऐसी परिस्थिति बनी कि आप अपना पीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो एबी वर्धन ने पूरा संकेत दिया कि हाँ बनाएंगे। आप लोग क्या फिर से पीछे हट जाएंगे? देखिए, पीछे हटने और आगे बढ़ने की बात है, हम कोई ज्योतिष करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। ये डिपेंड करता है कि संख्या क्या है, सीटें कितनी हैं। अब आज हम बैठ के कहते हैं हमारी 20 सीटें आएंगी, 25 सीटें आएंगी, उसके बाद हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम आज भी इसको अनैतिक मानते हैं। देखेंगे, अगर हमारे कार्यक्रम को जनमत मिलता है, एक करिश्मा होता है, तो फिर एक दूसरी परिस्थिति पैदा होती है। ठीक है। 1996 जैसी ही परिस्थितियां अगर 2013-14 तो हमारा वही फैसला होगा। तो फिर से आपने जी, तो एबी वर्धन जी अकेले अपने रास्ते पर नहीं, अगर एबी वर्धन जी ऐसी सरकार में शामिल होना चाहते हैं, उसमें नेतृत्व देना, तो हम उनको रोकेंगे थोड़ी ना। हमने इंद्रजीत गुप्ता को भी नहीं रोका, वो गृह मंत्री बने। अभी जो है आपके समूचे मोर्चे को मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा की सिर्फ 22 सीटें हैं लेफ्ट की। जी। पूरे मोर्चे की, लेफ्ट मोर्चे की मैं बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको, कैसे हालात बन रहे हैं? 2013 या 14 जब भी चुनाव होते हैं, आपका मोर्चा इस बार कुछ ज्यादा सीटें ला पाएगा? ज्यादा तो लाएंगे हम लोग, ज्यादा लाएंगे। कितने ज्यादा लाएंगे, क्योंकि हमारी ताकत तो अब भी सीमित है 3 प्रांतों में। जी। और केरला, बंगाल, त्रिपुरा सब मिला करके अगर हम सीटें देखें तो 60 के अंदर सीटें हैं। बाकी इसके बाहर हमको कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है कि हम ज्यादा सीटें लाएंगे। तो फिर देखेंगे इस चीज से हम बाहर। हमारा असली प्रयास तो है कि इन 3 राज्यों के अलावा हम कहीं ब्रेक थ्रू करें। अगर वो जब संभव हो जाएगा तब किसी राज्य में आपको उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही है? कुछ राजस्थान में दिखाई देती है, कुछ आंध्र में है, कुछ तमिलनाडु में है। अभी हम चाहते थे कि सोचते थे कि हिमाचल में कुछ, लेकिन प्रदर्शन हमारा अच्छा रहा। तो ये इस तरह के उत्तरी भारत में भी ये कुछ। अगले लोकसभा चुनाव में आपके बल्लेबाजों से हाफ सेंचुरी की उम्मीद की जाए, 50 सीटें कम से कम ला पाएं? हम इस पर कोई ज्योतिष करने के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे आप? उम्मीद तो है। ठीक है। आपको थर्ड फ्रंट तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना? अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, और हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कहा है कि अभी हमको थर्ड फ्रंट की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादातर जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की पार्टियां हैं वो भी इन दोनों के साथ कहीं न कहीं गठबंधन में शामिल हैं, या तो खुल के या पर्दे के पीछे। अब देखना होगा कि आगे चुनाव में क्या नतीजे निकलते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट के लिए नीतियां और कार्यक्रम भी बहुत आवश्यक होता है। हम लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्रीय दल है,
ये भी जहां तक आर्थिक नीतियों का सवाल है, वहां वो नवोदारवादी नीतियों को बहुत हद तक अपना रहे हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके चलते उनके साथ किसी कार्यक्रम पर आधारित मोर्चे की भी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जनता के अंदर आक्रोश और गुस्सा और आंदोलन भी तेज हो रहे हैं जी। तो वो कितना तेज होते हैं और वो कितना राजनीतिक प्रभाव डालते हैं, कितना पार्टियों को अपनी सोच बदलने के लिए प्रभावित करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसको देखना पड़ेगा कहां तक आगे आता। अब जैसे एफडीआई की बात, एफडीआई के मामले को लेकर के ज्यादातर दलों को उसका इसलिए विरोध करना पड़ा क्योंकि उनके पीछे चलने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में इसके विरोधी हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि जनता का गुस्सा और विरोध भी राजनीतिक दलों को प्रभावित कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल। अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो फिर आगे कुछ उम्मीद की जा सकती है। तो सीपीआई में और सीपीएम में एक जो है फर्क दिखाई दे रहा है साफ साफ। वर्धन साहब से बात की, आपसे बात कर रहा हूं, एक फर्क दिखाई दे रहा है साफ साफ। कई लोग जो है मुलायम सिंह के नेतृत्व में एक थर्ड फ्रंट की जो है बाट जोड़ रहे हैं। क्या आपको इसमें कुछ दम नजर नहीं आता? देखिए, अभी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि अभी कोई भी चीज इतनी स्पष्ट है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जहां से सपा सीटें लाएगी, वहां पर सपा बसपा के बीच में जो जनता के बीच में आधार है वो बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं है, 2-3% का अंतर है। तो अब अगले चुनाव में 2014 में किसका पलड़ा भारी होगा, कौन किस तरफ जाएगा, उसी पर बहुत सी चीजें निर्भर क्या आपको है। लगता है कि मुलायम सिंह और मायावती ने देश की जनता से एफडीआई के सवाल पर चीटिंग की? वो तो बिल्कुल सभी लोग देख रहे थे कि एक तरफ तो आप उसका विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब विरोध को प्रबल बनाने का मौका आता है तब आप किसी बहाने से सरकार को जीतने का मौका दे देते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो उन्होंने कहा वो किया नहीं, कथनी और करनी का अंतर बहुत स्पष्ट नजर आया। मायावती ने सांप्रदायिक राग भी छेड़ा, एफडीआई के सवाल में सांप्रदायिकता कहां से आ जाती है? दोनों ने किया। ये तो एक समझ लीजिए, ये तो एक अब हम इसको क्या जनता को बेवकूफ बनाने वाली या बरगलाने वाली बात? मुझे लगता है कि कोई बेवकूफ अब बन नहीं रहा है इससे। क्योंकि सब लोग ये भी जानते हैं कि इस रेजोल्यूशन को अगर हम लोग गिरा भी देते तो सरकार नहीं जाने वाली थी। इट वॉज नॉट अ कॉन्फिडेंस वोट, इट वॉज ओनली अ वोट ऑन अ पर्टिकुलर इशू। ठीक है सुभाषिनी जी, आप बहुत सारी बातें ऐसी कर रही हैं जिनको देश को जानना बहुत जरूरी है। आपसे इस बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुभाषिनी जी से पूछेंगे कुछ और सीधे सवाल, नुकीले सवाल, पहले सवाल, जरूरी सवाल और वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।